हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ रिजवान सलमानी और आप देख रहे हैं सलमानी एजुटेक। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो मतलब क्लास 10 का चैप्टर है, पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देखिए। उसमें मैंने 10th क्लास की मैथ में 3.1 एक्सरसाइज कराई थी। आज हम करने वाले हैं 3.2। तो चैप्टर का क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.1 पढ़ी थी। आज हम करेंगे 3.2 और इसमें बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने पहले सीखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है चैप्टर में, इक्वेशन का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है और पेयर्स का मतलब क्या है। और फिर हमने उसको कुछ इक्वेशंस को बना के भी देखा था, वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करके, और उसको ग्राफ पे कैसे शो करते हैं वो भी देखा था। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन करा दूं ताकि आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था। फिर उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा वो सारे के सारे नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मतलब नीचे जो प्रॉब्लम दी है तो उसको लीनियर इक्वेशन से सोल्व करनी है हमें। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसे ग्राफ पर बना के दिखाना है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। अगर आपको नहीं आया है तो लास्ट क्लास में ट्राई करें, वहाँ से आपको आ जाएगा डेफिनेटली। लास्ट क्लास आप बार बार देखिए, आ जाएगा। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मतलब क्लास 10th में 10 स्टूडेंट है, पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। और एक क्यूज हो रहा है मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर एक क्लास 10th के 10 बच्चों ने हिस्सा लिया है, ठीक है। जिसमें से आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो कितने लड़कों ने हिस्सा लिया और कितनी लड़कियों ने हिस्सा लिया। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लड़के और लड़कियों का वो बताना है कि क्लास 10th के उस क्यूज में जिसने कंपटीशन में हिस्सा लिया है उसके अंदर कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। तो हमारा क्वेश्चन सबसे पहले गर्ल्स से शुरू होता है। तो हम इधर लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, हमें नहीं पता तो मान लेते हैं x। सेम लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y, ठीक है। लेकिन हमें एक क्वेश्चन में ये बताया गया है, इधर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। हमें क्या बताया गया है कि लड़के और लड़की जिसने भी हिस्सा लिया है दोनों को मिला के कितने हैं, 10 स्टूडेंट है। यानी मैं लड़कों को ऐड कर दूं x प्लस y, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा 10, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गई है। ये तो हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो ज्यादा है लड़कों से, कितनी, 4, ठीक है। तो हमारे पास गर्ल्स कितनी है x और लड़के कितने हैं y। अब वो कह रहा है जो लड़कियां हैं, अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूं तो मतलब जो लड़कियां हैं वो इससे 4 ज्यादा है। तो मैं अगर इसको 4 ज्यादा कर दूं तो क्या इसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम। तो हम देखेंगे कि हमारी दूसरी क्वेश्चन निकल के आ गई है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे ग्राफ पे दिखाना है। तो फॉर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, तो हम इसको ग्राफ के लिए सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 1 के लिए इक्वेशन 1 हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो हमें वही करना है जैसे हमने लास्ट क्लास में करा था। अगर आपको नहीं आया तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। इधर से हम ऐसे करेंगे,
अब y की जगह अगर मैं 0 रख दूँ तो हमारा x की वैल्यू 10 आ जाएगी। y की जगह अगर मैं 5 रख दूँ तो हमारी x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यही चीज़ हमें सेकंड इक्वेशन के साथ करनी है। फिर इक्वेशन के बाद हमें ग्राफ पे शो करना है। ग्राफ पे करने का तरीका मैंने बता दिया है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं करके बता सकता। अगर आप ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, मैं इसको पूरा सोल्व करके बता दूंगा ग्राफ पे कैसा होगा। मैंने आपको इक्वेशन बना के दिखा दी है। अब ग्राफ पे आप आसानी से ये पॉइंट डालने हैं हमें। जैसे इधर x की वैल्यू 10 है तो x से मेरा इधर हो जाएगा 10 कहीं, और y कितना था 0 था, तो मेरा पॉइंट यही हो जाएगा। ऐसी अगर 5 है तो x इधर 5 आएगा और y मेरा इधर 5 आएगा, तो दोनों के बीच का पॉइंट ये है, तो मेरा एक पॉइंट ये हो जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसी हमें दूसरी इक्वेशन के साथ करनी है। फिर दूसरी इक्वेशन की भी लाइन कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो आप सोल्व करके देखना, अगर ग्राफ पे नहीं होता तो मुझे बताना, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास सेकंड पार्ट में लिखा क्या है। और सेकंड पार्ट अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा कि ये तो मिलता जुलता कुछ एक्सरसाइज 3.1 की तरह है जो हमने करा है, सेम टू सेम। वो आप अपना आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है 5 पेंसिल है और 7 पेन है जिनकी कॉस्ट कितनी है 50 रुपये। वहीं दूसरी तरफ 7 पेंसिल है और 5 पेन है तो इनकी कॉस्ट है 46। तो वो पूछा है कि एक पेंसिल की प्राइस बताओ कितनी है, कॉस्टिंग, और एक पेन की कॉस्टिंग बताओ। तो अब हमें पेंसिल और पेन की कॉस्टिंग बतानी है, तो हमें पता तो नहीं है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x। फिर यही है सेम, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो हमें बस ऐसे करके दिखाना है। ये हर क्वेश्चन में होगा वर्ड प्रॉब्लम में, x और y मानना है, किसको मानना है ये हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हमें इतना समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इक्वेशन बनाएंगे हम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 पेंसिल और 7 पेन, ठीक है। यानी ये हो गई पेंसिल, ये हो गया पेन, और इन दोनों की कॉस्ट कितनी आ रही है 50 रुपये। ये 50 रुपये कब आएगी, जब वो कह रहा है कि 5 पेंसिल यानी 5 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी एक की पेंसिल की कीमत x है तो 5 की 5x हो जाएगी, प्लस 7 पेन, इन दोनों को मैं मिला दूँ तो 50 रुपये आ जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ये सेम टू सेम हमारा एक्सरसाइज 1 की तरह है, आप देखना सेम ऐसी एक्सरसाइज 1 में कर रखा है हमने क्वेश्चन, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में, दूसरी क्वेश्चन बनाने के लिए। दूसरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से वही करना है हमें, कि कह रहा है कि 7, इस बार क्या है 7 पेंसिल है और पेन कितने हैं 5 पेन है, ठीक है। इन दोनों को मिला के हमारी कॉस्टिंग कितनी हो रही है 46। अब आप कह रहे हो हम इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हम इसको प्लस करना चाहिए, तो आपके लिए कन्फ्यूज़न है। मैंने कहा कि एक पेंसिल की कीमत कितनी है x, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 5x। मान लो एक पेंसिल की कीमत 10 रुपये है और मैं कहूँगी 5 पेंसिल कितनी होगी, तो आप फटाक से कहोगे 5 पेंसिल इज इक्वल टू 50। तो मैंने इंटू ही तो करा है, यहाँ पे भी मैंने इसको इंटू ही करा है। सेम चीज़ मैं क्वेश्चन से पढ़ के बस इधर टाइप लिख रहा हूँ। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन के आ गई है। अब जैसे पहले इक्वेशन में हमने क्या करा था, ग्राफ पे दिखाने के लिए हमने इसको सोल्व करा था, x और y की वैल्यू निकाली थी, फिर इसको ग्राफ पे दिखाया था। सेम सिचुएशन इसमें करनी है हमें। तो हमारा क्वेश्चन 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। ग्राफ पे करके देखना, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, मैं इसको पूरा ग्राफ पे भी सोल्व करके दिखाऊंगा। तो हमारा मतलब एक्सरसाइज 3.2 का 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आगे के क्वेश्चन करने के लिए हमें नया कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। तो अब हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। और नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें ध्यान से सीखना है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी है ना 3.2 के, वो सारे के सारे नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
अब मैं पहले इसको सिखाता हूँ आपको कि हम जब इसको ग्राफ पे शो कर रहे हैं तो हमारे पास 3 तरीके के ग्राफ शो हो सकते हैं। पहला, मान लो ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। अब मेरी जो 2 इक्वेशन बनेगी वो हमारी इस तरीके से बन सकती है कि एक इक्वेशन की लाइन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन की लाइन मेरी ये हो गई। मतलब मेरे पास 2 इक्वेशन मिलके एक पॉइंट बनाएगी, कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को काटेगी। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी पहली लाइन ऐसे बन गई है और दूसरी इक्वेशन की जो लाइन आएगी वो इसी के ऊपर आ जाएगी। यहां पे मैंने कहा कि इंटरसेक्ट कर रही है और मैं कह रहा हूं लाइन के ऊपर लाइन आ गई, पहली इक्वेशन की लाइन जो थी उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई है, तो मतलब कोइंसिडेंट हो गया है। ऐसा भी केस हो सकता है हमारे पास, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब तीसरा क्या है? तीसरा क्या है कि पहली इक्वेशन की लाइन ऐसे आई और दूसरी इक्वेशन बिल्कुल उसी के पैरेलल आ गई। मतलब पहले में इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरे में उसी के ऊपर आ गई है, तीसरे में क्या है? पैरेलल आ गई है। ठीक है। अब ये 3 केस आ सकते हैं मेरे पास। अब जब 3 केस आएंगे तो पहले केस में क्या होगा? जब लाइन आपस में काटेगी तो मेरे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन बनेगा, यानी इस इक्वेशन का क्या आएगा? सॉल्यूशन क्या आएगा? ओनली 1। या फिर हम इसको बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही आ रहा है। लेकिन लाइन के ऊपर लाइन आएगी, कोइंसिडेंट केस होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे कि हमारा कोइंसिडेंट केस है। तो हमारा इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन इस केस में क्या आएगा? मैनी सॉल्यूशंस, मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन। ठीक है। अब तीसरे केस में क्या है? लाइन एक के ऊपर एक है, मतलब एक के ऊपर एक कह रहा हूं, एक के बराबर दूसरी है, मतलब पैरेलल है। अब जब पैरेलल है तो इस केस में क्या होगा? सॉल्यूशन हमारा आपस में तो काट नहीं रहे, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है। हमने तीनों चेक कर लिए कि हमारे पास क्या क्या है, मतलब सिचुएशन हो सकती है कि एक दूसरे को काटे तो इंटरसेक्ट, एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो कोइंसिडेंट, और एक दूसरे के बराबर आए तो पैरेलल। अब इंटरसेक्ट है तो एक ही पॉइंट निकलेगा यहाँ पे और यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, और अगर कोइंसिडेंट है तो मैनी सॉल्यूशन है, और पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन है। अब इसको हम अलजेब्रिक में क्या बोलते हैं? एक तरीका हो रहा है इसको बोलने का, इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। तो ये हमारा इधर भी मैनी सॉल्यूशन है, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो निकल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा क्या है? पैरेलल। यहाँ पे तो हमारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ये कैसे इनकंसिस्टेंट होगा? ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके। तो अभी तक हमने ये ग्राफ के थ्रू समझ लिया है। अगर हमारे पास इक्वेशन आए तो हम इसको इक्वेशन से कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं इक्वेशन से करना बता देता हूँ। ठीक है। ग्राफ के थ्रू आपको समझ गया है कि मतलब कैसे कैसे हमारे पास सिचुएशन आ सकती है। अब मैं इक्वेशन के थ्रू आपको बता देता हूँ। आपने अगर नोट नहीं करा तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए। जो मैं लिखवा रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, ये आपको तो लिखनी है। सिर्फ वीडियो देख के आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप करोगे नहीं। ठीक है। तो ये नोट डाउन जरूर कर लेना। मैं आपको अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता रहा हूँ कि क्या है। मान लो हमारे पास 2 इक्वेशन हो सकती है। ठीक है। इक्वेशन नंबर a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2, ओके, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है।
ग्राफ के थ्रू तो हमने समझ लिया कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब क्या है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या है। अब इक्वेशन से कैसे सीखेंगे हम। अब हमारे पास 3 केस ही आएंगे निकल के, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम इसको कैसे करेंगे कि मान लेते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इंटरसेक्ट करेगा। और इंटरसेक्ट करेगा तो हम सीख लिया कि इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन जरूर निकलेगा, वन सॉल्यूशन। आप इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। नोट डाउन करते रहना साथ के साथ। और जब सॉल्यूशन निकल रहा है तो हमारा क्या है, कंसिस्टेंट। अभी समझाया था जैसे कि, ठीक है, इंटरसेक्ट हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया और कंसिस्टेंट हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, पहले तो बराबर नहीं है लेकिन कह रहा है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और इस बार C1/C2 भी बराबर है, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो इस केस में मैंने कहा था कि इंटरसेक्ट में कोई भी बराबर नहीं है, पहला ही बराबर नहीं है, दूसरे पे हम कैसे जाएंगे। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगले पॉइंट पे क्या कह रहा है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 सारे के सारे बराबर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। सब बराबर है तो कोइंसिडेंट, और इसके मैनी सॉल्यूशन, यानी इन्फिनाइट सॉल्यूशन। और ये भी सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं निकल रहा है, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। अब तीसरा केस क्या है हमारे पास, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ठीक है, लेकिन इस बार बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये हमारा केस क्या हो जाएगा, ये हमारा केस हो जाएगा जो लास्ट बचा है, पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। बस इसी पे बेस्ड है हमारा पूरा 3.2 एक्सरसाइज, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे कमेंट करके। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, इससे पहले जो ग्राफ के थ्रू समझाया और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू समझाया। अगर ये नहीं आया तो ये कॉन्सेप्ट आप फिर से देखिए, क्योंकि इसी पे सारे का सारा पूरा का पूरा बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपने नोट नहीं करा तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं कहूँगा कि आपको नोट करना चाहिए। नोट करने से आपको पता चलेगा कि आप क्या लिख रहे हो, और वो लर्न हो जाती है चीज़ें। वैसे इसमें लर्न करने वाला कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है हमारे पास। तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, क्वेश्चन से सीखेंगे कि आगे कैसे करना है। तो दूसरा क्वेश्चन में आप देखोगे कि कह रहा है कि कंपेयर करना है A1/A2 B1/B2 C1/C2, ठीक है। और हमें बताना है कि लाइन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, ये क्या करेगी आप आपस में, इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, राइट। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ अपने पास। मेरे पास क्या क्वेश्चन है, 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। अब हमें क्वेश्चन में करना है A1/A2। तो हमें क्या करना है, तो हम इसमें पहले फाइंड करेंगे A1 कितना क्या हो गया मेरा 5, A2 क्या है मेरा, फिर B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है, ठीक है। तो A1 मेरा 5 हो गया, A2 मेरा 7 हो गया, B2 मेरा -4, ये हो गया 6, ये हो गया मेरा 8, ये हो गया -9, ठीक है।
आई होप आपको इतना तो अच्छा लग गया होगा, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब वही कंपेयर करना है। अब मैं देखूँगा क्या A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू बराबर है B1 अपॉन B2 के। तो पहला केस क्या कहता है मेरा, 5 अपॉन में 7 इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन में 6। अगर मैं इसको कट कर दूँ तो मेरा ऐसे जाएगा, यानी कि 5 अपॉन में 7 इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में 3। तो ये केस क्या बोल रहा है कि A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है। इधर भी हम दे चुके हैं, इधर भी हम देख चुके हैं। तो ये हमारा जब बराबर नहीं है तो इसका क्या होगा कि ये इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस यही बताना है कि इंटरसेक्ट है कि नहीं है। इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, और आगे अगर आगे क्वेश्चन पूछने लगा कि इंटरसेक्ट के बाद ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो हम कह देंगे भाई जब सॉल्यूशन निकल रहा है तो कंसिस्टेंट होगा, और इंटरसेक्ट है तो वन सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। ठीक है, ये 1 हो गया है। अब मैं इसी का दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, फिर तीसरा करेंगे। अब मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख लेता हूँ, आप पूरा लिख के करना। अगर आपको पूरा लिखने का तरीका नहीं पता तो मैं PDF फाइल डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। बाकी मैं करके भी दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अब मैं इक्वेशन 2 की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। तीसरा क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ मैं, ताकि एक साथ ही सॉल्व कर दे हम इसे। अब मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। मेरा 9 A1 अपॉन में A2 3 अपॉन 6, इसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ गया। अब मैं क्या देखता हूँ B1 अपॉन में B2 बराबर है कि नहीं है। ठीक है, 3 अपॉन में Y इज इक्वल टू, सॉरी इधर 6 आना है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ 3/6 के बराबर आ गया। यानी इस केस में A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर है C1 अपॉन C2 के। अब ये तीनों बराबर आ गए, तो मैंने बताया है कि तीनों बराबर होंगे तो क्या होगा, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट है तो मैनी सॉल्यूशन, और मैनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। बस ये 3 चीज़ें बात याद रखनी है हमें। यहाँ पे भी हमारा बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से पूछ लिए मुझे कमेंट करके। अब मैं तीसरे को करके दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, 6 अपॉन में 2 बराबर है 3 अपॉन में 1। ठीक है, हमें साइन के साथ लेना है, इसे साइन के साथ। ठीक है, अब मैं ये देखूँगा 3 अपॉन 1 ये आ गया, माइनस से मैंने गया तो 3 अपॉन 1 ये भी आ गया। यानी इधर क्या है, A1 अपॉन में A2 बराबर हो गया B1 अपॉन B2 के। अब मैं इधर देखूँगा B1 अपॉन B2 बराबर है क्या C1 अपॉन C2 के। तो यहाँ 3 आ गया, ये बराबर नहीं है, तो हमारा क्या आएगा B2 अपॉन में B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो हमारा पूरा केस क्या निकल के आया कि A1 अपॉन में A2 तो बराबर है B1 अपॉन B2 के, बट बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो इस केस में हमारा क्या होगा कि मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये पैरेलल केस हो जाएगा। जैसा कि मैं कॉन्सेप्ट में सिखा चुका हूँ, पैरेलल केस है तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया, दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। आप ध्यान से देख लीजिए, यही आगे हमें तीसरे क्वेश्चन में करना है। तो तीसरा क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। तीसरे क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि ऊपर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, ये वाले पॉइंट।
अब हमारे तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, यानी ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि हमें इसी कॉन्सेप्ट पे जाना है और ये निकल के आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया है, मैंने तीसरा आपको घर के लिए दिया है। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। चौथे में भी यही बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और वो कह रहा है अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ पे भी शो करके बताओ। तो इक्वेशन हमें दे रखी है, पहले तो हम इसी कॉन्सेप्ट से अपना करेंगे कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट आएगा तो ग्राफ पे शो कर सकते हैं हम, अगर इनकंसिस्टेंट है तो हम ग्राफ पे शो कर ही नहीं सकते, क्योंकि लाइन ही पैरेलल है, और पैरेलल लाइन है तो हम दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि कंसिस्टेंट को ही हमें ग्राफ पे दिखाना है। तो पहले हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हम उसको ग्राफ पे शो करके दिखा देंगे, जैसा मैं आपको पहले ग्राफ पे शो करके दिखा चुका हूँ कि हमारे पास इक्वेशन है, हम 1 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह 2 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसी तरह पर हमें ग्राफ पे सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो आप चौथा क्वेश्चन भी अपने घर से ट्राई करके देखिए, अगर नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब हमें बस इसमें हमें चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आएगा तो दो ही तरीके हो सकते हैं कि कोइंसिडेंट होगा या फिर इंटरसेक्ट होगा, तभी हमें बताना है। पैरेलल होगा तो इनकंसिस्टेंट है, हमें ग्राफ पे दिखाना ही नहीं है। ठीक है, अब मेरा पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क स्टार मार्क कर सकते हो। पांचवा क्वेश्चन सीखते हैं हम। आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 और 4 मैंने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है। अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं करके बता दूंगा, लेकिन है बहुत आसान कॉन्सेप्ट। अगर आपने मेरे अच्छे से समझे है तो कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे करने में। ठीक है, कॉन्सेप्ट की मतलब जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया एक बार और देख लीजिए उसको दोबारा से। तो हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, और कह रहा है कि 36 मीटर है उसका पैरामीटर आधा जो है, तो उसकी डायमेंशन बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या समझा कि एक रेक्टेंगल है, इस टाइप का कोई ग्राउंड है, कह रहा है इसकी ये पूरी डायमेंशन बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है। तो क्वेश्चन में दिया भी है, कह रहा है जो इसका पैरामीटर है वो 36 है, 36 मीटर। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब हमें क्या निकालना है कि लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी इसकी, लेंथ और विड्थ। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पैरामीटर जो है वो आधा है, आधा पैरामीटर जो है वो 36 मीटर है। तो पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल गार्डन का, मैं कहूँ इसकी लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है। तो हमें वैसे तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, लेकिन मैं इसको अगर करके दिखाऊँ कि फॉर्मूला बना कैसा है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं इन चारों को ऐड करूँ तो L प्लस बी, यहाँ से चलता हूँ L प्लस बी, फिर प्लस L, फिर से B, तो मेरे पास क्या हो गया 2L हो गए प्लस 2B हो गई। तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, L प्लस B, ये फॉर्मूला मेरा ऐसे बन के आया है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ऐसे समझ सकते हो आप। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला मुझे बताना था क्योंकि फॉर्मूले का थोड़ा सा हिंट दे रखा है यहाँ पे कि क्या होता है। तो हम पैरामीटर समझ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि लेंथ और विड्थ हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, इज इक्वल टू x। सेम चीज़ लिखनी है हमें, इधर लिख देना विड्थ। ठीक है, सेम चीज़ इज इक्वल टू y। क्वेश्चन में क्या कहा है, पहली क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहा है कि जो इन दोनों के पैरामीटर है, पैरामीटर जो है, पैरामीटर आधा पैरामीटर जो है 36 मीटर है। यानी मैं कहूँ
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये 36 है हमारा पैरामीटर, लेकिन कब है? जब ये आधा है, यानी आधा कर देते हैं इसे। तो मेरी क्या इक्वेशन निकल के आएगी? यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा पैरामीटर क्या होता है? 2 लेंथ हमारी हो गया एक्स प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। ये 36 क्या है? आधा है हमारे पैरामीटर का, तो इसको मैं आधा करूँगा तभी आएगा, ठीक है। अब आधा करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 इससे इंटू होगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन के आ गई है। अब हमें दूसरी इक्वेशन समझनी है। दूसरी इक्वेशन जो क्वेश्चन में कह रहा है बस वही कर देना, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है ना वो ज़्यादा है, कितनी? 4। किससे? उसकी विड्थ से। अब मैं कह रहा लेंथ जो है इसकी यानी x, अब मुझे इन दोनों को बराबर करना है। कह रहा x जो है वो ज़्यादा है इसकी चौड़ाई से, विड्थ से, तो मैं इसको भी 4 ज़्यादा कर दूँ तो मेरी इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये ऑलरेडी ज़्यादा थी, मुझे इसके बराबर करना है, तो मैंने इसको भी 4 ज़्यादा कर दिया है। तो ये मेरी निकल के आ गई इक्वेशन। तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसको सोल्व करके देखो, वही कि x को हमने, अगर मैं इस इक्वेशन में, जैसे ये है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, एक बार इसको 36 ही मान लो तो 0 आ जाएगा, फिर y मान लो। हमें वही ग्राफ की तरह सोल्व करना है कि हमने क्या माना और क्या आ गया है। x और y की वैल्यू निकालनी है, दोनों सेम सिचुएशन में, तो देखेंगे हमारा पॉइंट क्या आ रहा है। तो वहाँ पे जो पॉइंट निकल के आएगा उसको हम लिखेंगे इसके अंदर, और हमारा निकल के आ जाएगा इस वाली के अंदर, मतलब हमारा पैरामीटर डायमेंशन जो है वो निकल के आ जाएगा। आप पहले से ग्राफ पे सोल्व करके देखना, जो भी पॉइंट आएंगे उसको इन इक्वेशन में डाल के देखना, और आपके पास 36 के हिसाब से जो भी आएगा वो आ जाएगा, मैच कर जाएगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। एक इक्वेशन दे दी है, कह रहा अगली इक्वेशन तुम्हें खुद बनानी है और हमें बताना है कि इंटरसेक्ट की क्या होगी, पैरेलल की क्या होगी और कोइंसिडेंट की क्या होगी। तो मैं अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। टू एक्स प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। कह रहा है एक इक्वेशन देनी है, दूसरी इक्वेशन आपको बतानी है। तो हमें क्या बतानी है कि इंटरसेक्ट पे क्या इक्वेशन होगी, कोइंसिडेंट पे क्या होगी और पैरेलल पे क्या होगी। अब हमें अपने कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है कि इंटरसेक्ट का मतलब है a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। कोइंसिडेंट में a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के। पैरेलल में क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट बराबर नहीं है c1/c2 के। तो बस ऐसी इक्वेशन बनानी है हमें। अब पहले में तो हमें क्या दिखाना है कि बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो मैं ले लेता हूँ दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लूँगा मैं 3x प्लस 4y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो मैं इस केस में देखूँगा कि मेरा 2/3, ये 2 आ गया यहाँ से और 3 आ गया यहाँ से। क्या ये बराबर है 3/4 के? तो बराबर नहीं है, तो पहली दूसरी इक्वेशन मेरी ये भी हो सकती है। आप अपने हिसाब से इसको कुछ और भी बना सकते हो, ये हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग बन सकती है, ठीक है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट लगाना है अपना ये वाला, और ये आपके पास बन के आ जाएगा। ऐसे अब मुझे इसमें जाना है तो मैं इसको बिल्कुल डबल कर देता हूँ, 4x प्लस 6। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 2/4 बराबर है 3/6 और 8/,
16 के। तो इस केस में पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा। तो ये भी हमारी इक्वेशन इससे मैच कर गई। तो इसकी इक्वेशन ये भी हो सकती है, आपकी कुछ और भी हो सकती है, वो हर बच्चे पे अलग अलग डिपेंड करता है। ऐसी इसकी इक्वेशन आप लोग बना के बताइए मुझे कि क्या बनती है, मैं चेक करके बताऊंगा। जिसकी सही होगी मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इसको करना है। अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 3.2 की, और उसमें देखते हैं कि क्या है। वो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, आप ग्राफ पे ड्रॉ करके देखना और मैं बताऊंगा कि मतलब होता क्या है उसमें। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हमें ग्राफ शो करना है, 2 इक्वेशन दे रखी है और जो उसके कोऑर्डिनेट आएंगे उस मतलब दोनों इक्वेशन से जो भी एंगल बनेगा ट्रायंगल, वो हमें दिखाना है एक्स एक्सिस पे कौन सा आ रहा है, उसको शेड करना है। तो मैं बताता हूँ, पहले मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। x - y + 1 = 0 और 3x प्लस का 2y माइनस का 12 = 0। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि यहाँ से पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे कि क्या क्या पॉइंट आते हैं। ये x हो गए, y हो गए। सेम सिचुएशन इसके साथ करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, x = 12 माइनस का 2y अपॉन में 3, ठीक है। और फिर इधर भी ऐसे करेंगे। मान लो कुछ पॉइंट्स आ गए, फिर हम इसको ग्राफ पे दिखाएंगे, ठीक है। और ग्राफ पे हमारा एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये बन के आई और दूसरी इक्वेशन मेरी ये आ गई। फॉर एग्जांपल, ये तो हमारा इस पे डिपेंड करता है ना, इन पे वैल्यू क्या आ रही है उस हिसाब से। तो एक तो मुझे ये पॉइंट बताना है इस क्वेश्चन में, और इस पॉइंट के साथ में एक्स एक्सिस पे, ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस पे हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है इन दोनों इक्वेशन से। तो मेरा यही तो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि ये वाई पे बन रहा है, एक्स पे नहीं बन रहा। हमें एक्स एक्सिस पे पूछा, अगर वाई पे पूछता तो हमारा ये आंसर होता। हमसे ये पूछा गया एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स पे कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको शेड भी करना है, क्वेश्चन में बोला गया बस। और ये वाला पॉइंट बताना है, यही हमारा इस क्वेश्चन में है। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो कॉन्सेप्ट सिखाया है बस उसको ध्यान से करो। ये पूरी एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और 3.1 में जो मैंने सिखाया, अगर आपने नहीं सीखा है तो आप 3.1 की एक्सरसाइज पार्ट यानी क्लास 1 देख लीजिए हमारी इस चैप्टर की, तो उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर भी 3.1 में और 3.2 में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसके लिए डाउट की क्लास एक अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, क्लास ओवर करते हैं। अगली क्लास में अगला सीखेंगे कि 3.3 में क्या है और कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, दूसरों को साथ शेयर कीजिए। तो जो भी मतलब 10th क्लास में या फिर जो नहीं और ये कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो उन्हें भी बताइए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।